हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज हम बात करेंगे सिमिलैरिटी के दूसरे क्राइटेरियन की और वो क्राइटेरियन है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था ट्रिपल ए के अकॉर्डिंगली हमने ये स्टडी किया था कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास हैं और उन दोनों ट्राइंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कंसीडर होंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जहाँ पर ट्रिपल ए क्राइटेरियन हम अप्लाई करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, वहाँ कभी कभी हम डबल ए क्राइटेरियन भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय द कंसेप्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आपको किसी केस में दो एंगल से सिमिलैरिटी बन रही है तो वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और रीजन में लिख सकते हैं डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी का। ट्रिपल एस के क्राइटेरियन की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, हम यहाँ फिर से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हम और बोल सकते हैं द साइड्स विच आर इन सेम रेशो। अगर दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, सेम रेशो में हो जाती है, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलिए हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ट्राइंगल्स की। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल हैं। तो गिवन के अकॉर्डिंगली ये बोला जाएगा कि दो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी and DEF such that the sides are in same ratio. Same ratio means AB upon DE. AB upon DE equal to AC upon DF. AC upon DF और जो थर्ड साइड है वो क्या है हमारी BC एंड EF। तो तीनों जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में है। अगर वो सेम रेशो में है तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए किसके साथ इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के साथ। एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के साथ, एंगल बी इक्वल होना चाहिए अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई के साथ, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ के साथ। तो हमें ये तीन एंगल्स की इक्वालिटी प्रूव करनी है। और साथ के साथ अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में हमारी साइड सेम रेशो में है और एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो फाइनली हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, उसे करके फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमें दो पॉइंट लेने हैं। कौन से पॉइंट्स लेने हैं हमें? P एंड Q। कौन सी ट्राइंगल में? D E F। इस तरह से लेने हैं कि जो DP है वो AB के इक्वल होना चाहिए और DQ AC के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? हमें दो पॉइंट P एंड Q इस तरह से लेने हैं। P पॉइंट हम लेंगे DE पे और Q पॉइंट लेंगे हम DF पे। इस तरह से लेंगे कि DP इक्वल होना चाहिए AB के साथ और DQ इक्वल होना चाहिए AC के साथ, और बाद में हम क्या करेंगे? P और Q दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्राइंगल है ABCDEF विद कंस्ट्रक्शन PQ पॉइंट्स। PQ को ज्वाइन भी की है और DP को हमने यहाँ पर लिया है AB के इक्वल, DQ को हमने यहाँ लिया है AC के इक्वल। तो प्रूफ में आप देख सकते हैं हम यहाँ दो ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो दो ट्राइंगल कौन सी हैं?
हम यहाँ पे जो ट्राइंगल में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ABC पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और DEF पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में? हमें बोला गया है कि तीनों साइड्स जो हैं सेम रेशो में है, बट मैंने दो यहाँ पे शो किए है। एक शो की है AB/DE और दूसरे शो की है AC/DF। ये हमें गिवन है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कंस्ट्रक्शन में हमने AB के इक्वल किसी और ट्राइंगल में एक पार्ट को रखा है। वो क्या रखा है? DP। तो हम क्या करेंगे, ये AB को रिप्लेस कर देंगे DP के साथ, और AC भी हमने कंस्ट्रक्शन में इस तरह से की है, DQ की इक्वालिटी रखी है AC के साथ। तो हम क्या करेंगे, AC को रिप्लेस कर देंगे DQ। और इसका रीज़न क्या हम बोल रहे हैं? इसका रीज़न बोल रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो जो रेशो हमें गिवन था उसको रिप्लेस कर दिया कंस्ट्रक्शन की इक्वालिटी के साथ। अब ये इक्वालिटी को आप ध्यान से देखो, जो हमें कंस्ट्रक्शन के बाद अप्लाई करने के बाद मिली है, वो हमें मिली है DP अपॉन DE। DP अपॉन DE। राइट साइड में हमें मिली है DQ अपॉन DF। अगर कहीं से मुझे ये DE की जगह PE मिल जाए और ये DF की जगह QF मिल जाए, मतलब भी मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे DP अपॉन DE जो यहाँ पर मिला है, DE नहीं चाहिए, PE चाहिए। और यहाँ पे DQ अपॉन DF मिला है, मुझे DF नहीं चाहिए, मुझे चाहिए QF। आई थिंक आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा, हमने पिछले वीडियो में ऐसा कुछ स्टडी किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें फुल लेंथ नहीं चाहिए, PE चाहिए। यहाँ पर भी हमें फुल लेंथ नहीं चाहिए, पोर्शन चाहिए। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था, अगर आपके पास पोर्शन है उसको एक्सटेंड करना है तो हम +1 करते हैं दोनों साइड, जिसको कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। और जब हमें श्रिंक करना है, कम करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे दोनों साइड से। लेकिन सब्ट्रैक्शन या एडिशन तब होगा जब आपको जो कॉम्प्रेस करना है, श्रिंक करना है या एक्सपैंड करना है, वो टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर हमें क्या करना है, DE को रिप्लेस करना है, और DE हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। राइट साइड में DF को हमें चेंज करना है, DF को हमें श्रिंक करना है, वो डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेसिप्रोकल क्यों किया। रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि मुझे फुल लेंथ नहीं चाहिए थी, मुझे शॉर्ट चाहिए थी, और जिस फुल लेंथ को मुझे शॉर्ट करना है वो न्यूमरेटर होना चाहिए। अब हमारे पास न्यूमरेटर वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड -1 करना है, और इस मेथड को हम बोलते हैं डिविडेंडो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या किया, -1 किया। हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों फ्रैक्शन से, तो हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं DE/DP -1, यहाँ DF/DQ -1 बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। जब -1 करेंगे तो आपको मालूम है -1/1 हो जाएगा, ये भी -1/1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो यहाँ DP आएगा, यहाँ DQ आएगा। एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये होगा DE - DP, और ये हो जाएगा DF - DQ। अब क्या होता है DE - DP? DE - DP क्या होगा, PE। यहाँ PE हमें मिल गया। DF - DQ, DF - DQ हमें क्या देगा, QF देगा। यहाँ QF हमें मिल चुका है। नीचे DP का DP रहेगा, DQ का DQ रहेगा। अब आप इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखो तो PE हमारा अब क्या हो गया, पोर्शन हो गया। फुल लाइन हमारी श्रिंक हो चुकी है। राइट साइड में DF था, वो श्रिंक होके क्या हो गया, QF। लेकिन ये हमें ऊपर नहीं नीचे चाहिए, तो नीचे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे। और रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपको ये मिला, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये क्या है, ये है DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF।
और ऐसा कब होता है? हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, और वो इस तरह से हैं कि जिससे वो पैरेलल है वो लाइन, अगर दोनों साइड को किसी पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं तो वो रेशो में हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ उल्टा शो किया, यहाँ पे हमें रेशो में पहले ही मिल रहा है। तो अगर रेशो में पहले मिल रहा है तो वहाँ पे हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं, उसका कन्वर्स, मतलब कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी साइड्स इक्वल रेशो में या प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है किन्हीं दो पॉइंट से, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी लाइन से पैरेलल मानी जाएगी। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, डी पी बाय पी ई, डी क्यू बाय क्यू एफ अगर ये सेम रेशो में है तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी तक हमने क्या किया, लाइंस को पैरेलल शो किया बाय यूजिंग थ्योरम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो हमारी लास्ट लाइन जो थी वो क्या थी, लास्ट में हमने प्रूव किया था पी क्यू पैरेलल, किसके पैरेलल प्रूव कर दिया था हमने, ई एफ। कंसेप्ट हमने लगाया था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जो दो लाइंस जब पैरेलल हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल प्रूव हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हम ये बोल सकते हैं, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों पेयर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको मालूम होगा जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, वो हमने शो कर दिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए, हमने क्या शो किया, हमने शो किया एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ध्यान से देखो यहाँ पे P एंड Q किस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, वो हैं DPQ। और अगर हम बात करें E एंड F, ये किस ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, ये है DEF। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दो ट्राइंगल के दो दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो चुके हैं, इक्वल यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर दो ट्राइंगल के कम से कम दो एंगल की इक्वालिटी हमें मिल जाती है तो हम तीसरे के लिए वेट नहीं करते, उन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर डिक्लेयर कर देते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला। और उस क्राइटेरियन को हम शो करेंगे डबल ए से, क्योंकि डबल ए ही कहीं ना कहीं जाके ट्रिपल ए है, क्योंकि अगर वहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाएं तो इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड माना जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या प्रूव किया, डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ। क्या हमें ये प्रूव करना था? हमें तो ये नहीं प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ए बी सी शुड बी सिमिलर टू डी ई एफ। तो इसको अभी हम यहाँ तक रखते हैं और कुछ आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात हो रही है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी जो हमने डबल ए से यूज़ की है तो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि एंगल्स तो पहले ही हमें मालूम है इक्वल हैं और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शन हो जाएंगी। तो प्रोपोर्शन में कैसे होगी, हम यहाँ शो कर सकते हैं डी पी क्यू डी ई एफ है, तो यहाँ पे डी पी फर्स्ट टू लेटर्स किसके रेशो में आएंगे, डी ई, डी पी बाय डी ई। डी क्यू फर्स्ट एंड थर्ड लेटर किसके साथ रेशो में लिए जाएंगे, डी एफ के साथ। और अगर मैं पी क्यू ले रही हूँ, लास्ट टू लेटर्स वो किसके साथ रेशो में लिए जाएंगे, ई एफ। तो अगर डबल ए से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो रही है तो उसका एक आउटकम लेते हैं, वो आउटकम क्या है, अगर डबल ए से हो रहा है तो उसका आउटकम क्या होगा, साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। अगर साइड्स इन प्रोपोर्शन से ले रहे हैं तो एंगल विल बी इक्वल। हम ऐसे ऑपोजिट ले सकते हैं जैसा कि हम कॉन्ग्रुएंसी में लेते थे, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के बचे हुए पार्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसका हम रीजन बोलते थे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिमिलैरिटी की बात हो रही है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके आउटकम का रीजन यहाँ पे CPCT से थोड़ा हटके है, थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वो CPCT था, ये CP
ST है, लेकिन रीजन में हम पूरा लिखते हैं, हमें लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये वाला कंसेप्ट आगे जाके यूज होगा, इसलिए इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दिए। आगे चलते हैं। सिंस इट इज गिवन, हमें क्या गिवन था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि दो ट्राइंगल है, उनकी साइड्स जो हैं सेम रेशो में है। सेम रेशो का मतलब AB बाई DE, AC बाई DF, BC बाई EF, ये सारे इक्वल हैं। अगर ध्यान से देखा जाए इन सारे रेशो को, तो हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली क्या किया था, AB को इक्वल माना था DP से और AC को इक्वल माना था DQ से। तो ये लाइन को दोबारा लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन दोबारा लिखी गई है, सिर्फ दो छोटे चेंजेस के साथ। वो दो स्मॉल चेंजेस क्या है, AB की जगह DP लिख दिया गया और AC की जगह DQ लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया था। तो हमने क्या किया, जो गिवन था उसको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करके लिखा है और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 को और 2 को हमें कंपेयर करना है। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली फर्स्ट रेशो क्या है, DP बाय DE। इक्वेशन 2 में फर्स्ट रेशो क्या है, DP बाय DE। इक्वेशन 1 में फर्स्ट रेशो क्या है, DQ बाय DF। इक्वेशन 2 में सेम DQ बाय DF। थर्ड रेशो है PQ बाय EF और यहाँ पर क्या है, BC बाय EF। 6 एलिमेंट्स की बात यहाँ पर भी हो रही है, 6 एलिमेंट्स की बात यहाँ पर भी हो रही है। 6 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टूड है, जो 6th एलिमेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अलग हो गया, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर होगा इक्वल। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से PQ इज इक्वल टू BC। कैसे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, BC इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ तक हम क्या प्रूव कर चुके हैं, यहाँ तक हम ये प्रूव कर चुके हैं जो ये जो BC लाइन है वो किसके इक्वल हो चुकी है, PQ के। आगे चलते हैं। हमने अभी क्या प्रूव किया है, हमने अभी प्रूव किया है BC इक्वल हो चुका है PQ के साथ। ये अभी अभी हमने क्या किया, प्रूव किया। और हमें ये भी मालूम है AB DP के इक्वल है, AB DP के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया था। AC इक्वल टू DQ है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये दोनों लाइन कंस्ट्रक्शन में आ रही है। और अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि जो BC लाइन है वो PQ लाइन से इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए, दोनों ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या मानी जाएंगी, दोनों ट्रायंगल मानी जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। और इसका रीज़न क्या होगा, SSS, साइड साइड साइड। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो अब इसका आउटकम क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, SSS से। दो ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर दो ट्रायंगल SSS के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो इसका CPCT बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। वो क्या बनते हैं कि उन दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, उनको हम CPCT बोलते हैं। तो हम CPCT क्या होगा, एंगल A इक्वल टू D, B इक्वल टू P, C इक्वल टू Q। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मालूम है हमारा 2 प्रूफ क्या है, दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पोर्शन के साथ तो अभी तक हम इक्वल कर चुके हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया अभी, एंगल A इक्वल टू एंगल D प्रूव कर दिया बाय CPCT ऑफ दोज 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने एंगल B P के इक्वल प्रूव किया है यहाँ पर, और एंगल C एंगल Q के इक्वल प्रूव किया है। बट हमें तो सिर्फ एंगल A इक्वल टू D चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। हमें एंगल B P के इक्वल नहीं चाहिए, हमें एंगल B E के इक्वल चाहिए। और एंगल C Q के इक्वल नहीं चाहिए, हमें एंगल C F के इक्वल चाहिए। लेकिन हम पहले ही कहीं पैरेलल लाइन से ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल P जो है वो E के इक्वल है। तो एंगल P की जगह हम लिख सकते हैं एंगल E,
हम ये भी प्रूव कर चुके हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल F है, तो एंगल Q की जगह हम लिख सकते हैं एंगल F। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, अब ये क्या होगा, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू D हमें चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू P नहीं चाहिए, तो P की जगह E लिख सकते हैं क्योंकि P की वैल्यू E के वैल्यू से बराबर है। एंगल C इक्वल टू Q नहीं चाहिए, बट Q की जगह F लिख सकते हैं क्योंकि F की वैल्यू क्या है, Q के बराबर है। तो इस पूरे का आउटकम क्या है, इस पूरे का आउटकम ये है कि हमारे एंगल्स जो B है वो P के इक्वल नहीं, साथ के साथ E के इक्वल भी है। एंगल C Q के इक्वल नहीं, साथ के साथ F के इक्वल भी है। सो दिस इज नंबर 1, this is number 2 and this is number 3. These three angles are the corresponding angles in equality with each other in both of the triangles. A equal to D हो चुका है, B equal to E हो चुका है, C equal to F हो चुका है। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। हमें ये गिवन था दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल ABC एंड DEF सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूव हो चुकी है, सो हेंस प्रूव्ड।